वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की मूवी का नाम है जंगी, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल्स इतने ऊपर आ गए हैं कि सभी इंसानों को स्पेस में रहना पड़ता है। पृथ्वी और चांद के ऑर्बिटल प्लेन्स में वे कई शेल्टर्स बनाते हैं और सभी लोगों को वहां पहुंचाने में उन्हें कई दशक लग जाते हैं। अब वहां सेटल होने के बाद शेल्टर्स 8, 12 और 13 के लोग खुद को इंडियन रिपब्लिक घोषित करते हैं और दूसरे एलाइड फोर्सेस के साथ शेल्टर्स पर अटैक करते हैं। इनकी वॉर कई साल चलती है। धरती पर बचे हुए ह्यूमंस इस वॉर के लिए वेपन्स और रोबोट्स बनाने में लग जाते हैं। आर्मी की बेस्ट सोल्जर है जंगी, जो कि एक सुनसान टाउन में है और एक्सप्लोजन को सुनकर उठती है। रोबोट्स उसको अटैक करने आते हैं, लेकिन वो बड़ी खूबी से खुद को डिफेंड करती है। तभी 4 पैरों वाला एक एडवांस्ड रोबोट उसको अटैक करता है, पर जंगी उससे छुपकर उस पर आगे लगा देती है। पर रोबोट के पास अपना फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिससे वो आग बुझाकर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। फिर एक हुक की मदद से जंगी कुछ मेटल्स बीम को इकट्ठा करके रोबोट पर डाल देती है और वहीं फंस जाता है। वो अपना फाइनल शॉट लेने के लिए कार के पीछे छुप जाती है, पर कार के रियर मिरर पर लटकी हुई गुड़िया उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मौका पाकर रोबोट जंगी पर शूट कर देता है और वो पीछे जाकर गिरती है, लेकिन अपना टूटा हुआ हाथ देखकर जंगी समझ जाती है कि वो असल में इंसान नहीं, एंड्रॉइड है। अचानक एक अलार्म बजता है और टाउन बिल्कुल गायब। असल में ये जंगी नहीं है और असली जंगी कुछ साल पहले के कॉम्बैट में मारी गई थी। अब साइंटिस्ट की टीम जंगी के ब्रेन को यूज करके एक परफेक्ट सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसकी कॉपीज बनाकर वे वॉर में भेजना चाहते हैं, पर उन्हें अपने सिमुलेशन में अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि हर बार जंगी अपनी वॉर उसी स्पॉट पर हार जाती है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस टीम की हेड जंगी की बेटी सी हयून है, जिसे हर बार अपनी माँ को उसी स्पॉट पर मरते हुए देखना पड़ता है। अब प्रोजेक्ट का डायरेक्टर सेंगहुन अपने हायर ऑफिशियल्स को अपने एंड्रॉइड के बारे में प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन वो उन्हें वॉर की हिस्ट्री भी बताने लगता है, जिससे वो बोर होकर सोने भी लग जाते हैं। वे कहते हैं कि हिस्ट्री तो हम जानते हैं, अब आगे की बात बताओ। वो बताता है कि वे जंगी के न्यूरल कॉर्टेक्स को किस तरह मैप कर रहे हैं और उसे डाटा में कन्वर्ट करके दुनिया का सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट कमांड एआई बना रहे हैं। फिर सी हयून डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि उनका सिमुलेशन किस तरह बिहेवियरल पैटर्न्स को रिकॉर्ड करता है। पर सोल्जर्स बताते हैं कि अगर ये एंड्रॉइड आज तक सिमुलेशन से बच नहीं पाई है तो इसे बनाने का क्या फायदा। अगर ये बच जाती तो अब तक हम वॉर जीत गए होते। और जब तक साइंटिस्ट जंगी की इस गलती को ठीक नहीं करते, सरकार उनके प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेगी। प्रेजेंटेशन के बाद अकेले में सेंगहुन सियोन से कहता है कि तुम्हें मैं हर हालत में सपोर्ट करूंगा, क्योंकि चेयरमैन को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वैसे सेंगहुन चेयरमैन के साथ 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन वो सी हयून को तब से जानता है जब वो छोटी बच्ची थी और अपनी माँ को खो चुकी थी। इसीलिए वो चाहता है कि सी हयून बहुत तरक्की करे। अब सी हयून न्यू अपॉइंटमेंट जे के साथ इस मॉडल को ट्रबल शूट कर रही होती है और जंगी के बाकी पार्ट्स भी एक्टिवेट किए जाते हैं। पर जंगी का ब्रेन अभी भी ह्यूमन की तरह सोचता है, इसलिए जब वो खुद को एक रोबोट के रूप में देखती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। सी हयून तुरंत जंगी के पेन सेंसर्स को ऑफ कर देती है। अब जंगी को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। सी हयून जंगी के ब्रेन की इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। फिर काम के बाद जे सियोन को बताता है कि जंगी एक हीरो थी और मैं जंगी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था। लेकिन सी हयून बताती है कि जंगी कभी भी कोई हीरो नहीं बनना चाहती थी। वो सोल्जर्स इसलिए बनी थी ताकि वो मेरे लंग कैंसर्स का इलाज करवा सके। बचपन में मेरे लंग्स में एक बड़ा ट्यूमर था। वो जब भी लड़ाई में जाती थी तो मैं बहुत रोती थी। मेरी सर्जरी के दिन भी वो लड़ने गई थी और उसी दिन वो वीर गति को प्राप्त हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी माँ को इतना बड़ा त्याग करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जे कहता है कि इस एंड्रॉइड के ब्रेन में अब भी तुम्हारी माँ की मेमोरीज जरूर होंगी, तुम उसी से क्यों नहीं पूछती। लेकिन सी हयून पूछने से बहुत घबराती है और घर के लिए निकल जाती है। लोकल ट्रेन में एक माँ बेटी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। सर्जरी के दिन उसकी माँ उसे बेस्ट ऑफ लक कहने आई थी और उसे गले लगाकर कहने लगी कि मैं युद्ध से वापस जरूर आऊंगी बेटी। फिर जब ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो सी हयून अपना एनुअल एथिक्स टेस्ट देने जाती है, जिसमें फीलिंग्स और मॉरल्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ये टेस्ट सभी को सालाना लेना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है कि वे एंड्रॉइड्स नहीं है। फिर उसका डॉक्टर बताता है कि उसके लंग का ट्यूमर फिर से पनपने लगा है और वो सिर्फ 3 महीने जिंदा रहेगी। सी हयून को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ की कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं रहा। डॉक्टर सुझाव देता है कि तुम जल्द से जल्द अपने ब्रेन की एक कॉपी बनाकर आर्टिफिशियल बॉडी में ट्रांसफर कर दो। लेकिन सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करती है जो ए टाइप बॉडी में अपना ब्रेन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ए टाइप बॉडी बहुत ही कीमती है। बी टाइप बॉडी जरा सस्ती है, लेकिन उसे शादी, एडॉप्शन और कहीं आने जाने की आजादी वगैरह नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उसे सरकार को अपने ब्रेन का डाटा एक्सेस करने की परमिशन भी देनी होगी, या फिर वो सी टाइप को भी चुन सकती है। लेकिन सी टाइप्स को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। कुछ सर्टिफाइड कंपनीज कभी भी उसके ब्रेन का डाटा एक्सेस कर सकेंगे और उसके कई हजार क्लोन्स बना डालेंगे और इस वजह से उसका अपना अलग व्यक्तित्व नहीं होगा। पर सी टाइप में एक फायदा यह है कि उसे आर्टिफिशियल बॉडी फ्री में दी जाएगी। जंगी ने अपनी बेटी की सर्जरी के वास्ते अपने लिए सी टाइप की बॉडी चुनी थी। फिलहाल तो सी
हयून अपनी चॉइस बताए भी नहीं चली जाती है और डॉक्टर अपना चार्ज करने लगता है क्योंकि वो खुद एक एंड्रॉइड है। हॉस्पिटल से बाहर जाते वक्त सी हयून को वो दिन याद आ जाता है जब कंपनी के हायर ऑफिशियल्स उसके घर पर आए थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट पर उसकी नानी का साइन लिया था। एग्रीमेंट के मुताबिक वे जंगी के ब्रेन को एंड्रॉइड्स में यूज करेंगे और बदले में सी हयून का सारा खर्च कंपनी उठाएगी। वे सी हयून को जंगी का एक एक्शन फिगर भी दे गए और कहा कि तुम्हारी माँ हमेशा एक हीरो मानी जाएगी। लेकिन अब सी हयून को लगता है कि युद्ध में जाने का उसकी माँ का फैसला गलत ही था। फिर वो अपनी माँ के मृत शरीर को देखने जाती है जिसे एक स्पेशल चैम्बर में रखा गया है, वो इसलिए ताकि उसकी माँ का ब्रेन कभी सड़े ना हो। अगले दिन सी हयून की टीम ब्रेन की एक नई कॉपी बनाकर उसे सिमुलेशन पर टेस्ट करते हैं, पर सैंगहून कुछ अलग ट्राई करना चाहता है और कहता है कि एंड्रॉइड के पैर पर शूट करो और फिर टेस्ट करना शुरू करो। जंगी जागती है तो दर्द के मारे तड़पती है और सी हयून से अपनी माँ का दर्द सहा नहीं जाता। जंगी दर्द से लड़ती है लेकिन उसकी ताकत कमजोर होने लगती है। लेकिन जब दुश्मन उस पर अटैक करता है तब उसके ब्रेन का एक नया पार्ट चमकने लगता है और वो रोबोट को सिर्फ अपने हाथों के बल हरा पाती है। लेकिन तभी दूसरा रोबोट उसको शूट कर देता है। इस वजह से जंगी के ब्रेन की नई कॉपी नष्ट हो जाती है। लेकिन सैंगहून खुश है कि इस ब्रेन में ऐसा परिवर्तन आया है जिसे वो अपने हायर ऑफिशियल को दिखा सकेगा। अगले दिन पूरी टीम कंपनी हेडक्वार्टर्स में पहुंचती है लेकिन वहाँ चेयरमैन होता ही नहीं है। फिर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड से मिलते हैं जो सैंगहून की हर बात को हंसी में उड़ा देता है। अब सैंगहून कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि इससे पहले यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोई डेवलपमेंट नहीं था क्योंकि ये कंपनी सिर्फ वेपन्स बनाती थी। कहीं ये लोग वेपन्स प्रोडक्शन को रोकने तो नहीं वाले, पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता और उसे निराश होकर लौटना ही पड़ता है। कुछ दिन बाद फिर चेयरमैन आ जाता है। सैंगहून और सियोन उससे मिलने जाते हैं और रास्ते में सैंगहून पूछता है क्या तुम अपना एथिक्स टेस्ट ले चुकी हो? अपनी माँ को बार बार मरते देखकर तुम्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, इसलिए तुम्हें टेस्ट लेना कभी मत भूलना। अब चेयरमैन के ऑफिस में जाकर सैंगहून एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि चेयरमैन ने उसके ब्रेन को रिप्लिकेट करके एक एंड्रॉइड बनाया होता है। सैंगहून को आज तक नहीं पता था कि वो खुद एक एंड्रॉइड है। अब चेयरमैन बताता है कि एलिट फोर्सेस और एंट्रियन रिपब्लिक के बीच संधि हो गई है और वॉर खत्म हो चुकी है। अब हमें वेपन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग जंगी वाला प्रोजेक्ट भी शट डाउन कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार गई। इस रिसर्च से हमें ये सीख मिली है कि एक अच्छा एआई कैसे बनाया जाता है। हम जंगी एंड्रॉइड को हाउसकीपिंग और सर्विस वर्कर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर आखिर में चेयरमैन सैंगहून से कहता है कि मैं अपना ब्रेन एक आर्टिफिशियल बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता हूँ ताकि मुझे कभी मौत ना आए। लेकिन फिर मुझे लगा कि एक मशीन के अंदर मैं तो एकदम नकली फील करूंगा, इसलिए मैंने उसकी कॉपी बनाने का फैसला किया। सैंगहून एकदम चिढ़ जाता है। सियोन कहती है कि मेरी माँ का एंड्रॉइड नकली ही सही, पर मैं ये प्रोजेक्ट जारी रखना चाहती हूँ, पर चेयरमैन साफ साफ मना कर देता है। वे वापस जाकर इस प्रोजेक्ट को ठीक से बंद करने में लग जाते हैं, पर सैंगहून जंगी के ब्रेन के उस नए पार्ट को फिर से एक्टिवेट करना चाहता है, पर जंगी पहले की तरह सिमुलेशन के उसी स्पॉट पर बार बार मारी जाती है। तब सैंगहून के कहने पर वे एंड्रॉइड को एक्टिवेट करके उसका हाथ ही काट देते हैं। अब सी हयून को एक बार फिर अपनी माँ को दर्द से तड़पते हुए देखना पड़ता है। उसके ब्रेन का पेन एरिया हद से ज्यादा लेवल पर पहुंच जाता है, पर उसके ब्रेन का नया एरिया एक्टिवेट नहीं होता। सैंगहून उसके पैर पर शूट करता है ताकि पहले की तरह ब्रेन का नया एरिया एक्टिवेट हो जाए। अब सी हयून और बर्दाश्त नहीं कर पाती और सिस्टम को ही ऑफ कर देती है। इस पर सैंगहून गुस्से में उस पर गन तान देता है, लेकिन सू हयून डट कर खड़ी रहती है। तभी सैंगहून को चेयरमैन का बुलावा आता है और वो बिना कुछ कहे चला जाता है। यहाँ सू हयून अपनी टीम की मेहनत के लिए उनका शुक्र अदा करती है और कहती है कि ये प्रोजेक्ट शट डाउन हो रहा है, लेकिन जाने से पहले प्रोजेक्ट का सारा डाटा मुझे भेज देना। कुछ देर बाद सू हयून के लंग्स में दर्द होने लगता है, लेकिन वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करने लगती है। वो देखती है कि किसी ने बिना उसकी परमिशन के उसकी माँ की ब्रेन की कॉपी बनाई है। सू हयून चेक करने जाती है तो जे के कमरे में अजीब आवाजें आ रही होती है। वो अंदर जाती है तो उसका खून खौलने लगता है। दरअसल जे एक एंड्रॉइड के साथ अश्लील हरकतें कर रहा होता है और उस एंड्रॉइड पर जंगी का चेहरा होता है। वो जे को धक्का देकर चिल्लाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए। जे कहता है कि मुझे यही ऑर्डर दिया गया था। दरअसल हाउस होल्ड एआई को इस काम की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और क्योंकि जंगी लोगों में बहुत पॉपुलर थी, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लोग ज्यादा पैसे देकर इस एंड्रॉइड को खरीदेंगे। इतना ही नहीं, जंगी सी टाइप का एंड्रॉइड है, इसलिए कोई भी उसे किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये सब सुनकर सू हयून एकदम टूट ही जाती है और रोती भी बाहर चले जाती है। कुछ देर बाद वो फिर लैब में जाती है जहाँ सैंगहून परेशान बैठा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो चेयरमैन का दिल नहीं जीत पाया, जिसकी वजह से चेयरमैन ने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया है। सू हयून एंड्रॉइड चैम्बर में जाती है और जंगी के पेन सेंसर्स ऑफ करके उसे फिर से एक्टिवेट करती है। वो जंगी को बताती है कि हमने आपको दुश्मनों से बचा लिया है, लेकिन आप बहुत घायल हो चुकी हैं। बिना दर्द के मरने में मैं आपकी मदद करूंगी। ये कहकर वो जंगी को ऑफ करने जाती है, लेकिन तभी जंगी के ब्रेन का वो नया एरिया चमकने लगता है। जंगी पूछती है क्या सर्जरी के बाद मेरी बेटी बच गई? इस पर सू हयून रोने लगती है क्योंकि जंगी के ब्रेन का ये एरिया इसलिए एक्टिवेट हुआ था क्योंकि जंगी को डर था कि वो अपनी बेटी का हाल जाने बिना ही मर जाएगी। फिर सू हयून उसे बताती है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही थी
और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप शांति से अपना अंत स्वीकार कर सकती हैं। ये सुनकर जंगी को तसल्ली होती है और तभी वो बताती है कि लड़ाई के दौरान मैं वो गुड़िया खो बैठी जो मेरी बेटी ने मुझे दी थी। उसने कहा था कि ये गुड़िया एक गुड लक चार्म है। अब सू हयून रियलाइज करती है कि सिमुलेशन में कार के अंदर की गुड़िया को देखकर जंगी हर बार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि वो शर्मिंदा थी कि उसने अपनी बेटी का दिया हुआ गिफ्ट खो दिया था और इसी वजह से वो हर बार उसी स्पॉट पर लड़ाई में हार रही थी। फिर सू हयून अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और जंगी को ऑफ करके जोर से चीखती है। अगले दिन प्रोजेक्ट को शट डाउन करने से पहले सू हयून आखिरी बार एक टेस्ट करना चाहती है। वो अपने टीम मेंबर से कहती है कि ये टेस्ट मैं अकेले करूंगी और उन्हें बाहर भेज देती है। सू हयून जंगी के ब्रेन के उस नए पार्ट को डिलीट ही कर देती है। फिर उसके कान में धीरे से कहती है कि तुम्हें यहाँ से बच निकलना चाहिए, वरना आखिरी सिमुलेशन के बाद तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा और गंदा बर्ताव किया जाएगा। अब आखिरी सिमुलेशन की बारी आती है। हमेशा की तरह जंगी वॉर में लड़ती है और उसी स्पॉट पर हारकर मर जाती है। जे देखता है कि जंगी के ब्रेन रिस्पॉन्स की रीडिंग बहुत ही अजीब है, पर सेंगुन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। टीम मेंबर्स एंड्रॉइड को लेके जाते हैं और सेंगुन अपने कमरे की ओर जाता है, पर तभी उसे एक ख्याल आता है कि सिमुलेशन में कुछ अजीब बात तो जरूर हुई थी। वो जल्दी जल्दी लैब में जाता है और सिमुलेशन को स्लो मोशन में रिप्ले करता है, तो पता चलता है कि जंगी को असल में गोली लगी नहीं थी, लेकिन वो गोली लगने की एक्टिंग करके जानबूझकर नीचे गिर रही थी। सेंगुन तुरंत अलार्म एक्टिवेट करता है और वहाँ जंगी टीम मेंबर्स को मारने लगती है। इस हलचल के बीच सू हयून लैब में जाकर ओरिजिनल प्रोजेक्ट डाटा को डिलीट कर देती है। जंगी बचकर एक कमरे में पहुंचती है जहां उसकी हमशक्ल रोबोट्स होती है। तभी सेंगुन के सिक्योरिटी रोबोट्स आकर अटैक करते हैं और जंगी उनसे लड़ती है। एक रोबोट उसे मेंटेनेंस मशीन की ओर धक्का देता है, लेकिन जंगी भी दिखा देती है कि वो इतनी फेमस सोल्जर्स क्यों मानी जाती है। इतने में पीछे से एक रोबोट उसको मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर सू हयून आकर रोबोट को ऑफ कर देती है। जंगी सू हयून पर विश्वास करती है क्योंकि उसकी मेमोरी में अभी भी सू हयून की आवाज बसी हुई है। कुछ ही देर में और कई सिक्योरिटी रोबोट्स आकर सू हयून को लेके जाते हैं और बाकी रोबोट्स जंगी को शूट करते हैं, लेकिन चेक करने पर जंगी की बॉडी खाली होती है। सिक्योरिटी कैमरास चेक करने पर पता चलता है कि सू हयून ने जंगी की बॉडी से ब्रेन कॉपी निकालकर एक सिक्योरिटी एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर दिया था ताकि कोई जंगी को पहचान ही ना पाए, और सिक्योरिटी को धोखा देने के लिए उसने अपनी माँ के चेहरे वाली एक बॉडी वहीं छोड़ दी थी। सू हयून जंगी को खींचकर ट्रेन पर चढ़ती है, लेकिन वहाँ सेंगुन उसका इंतजार कर रहा होता है। सेंगुन सू हयून को एहसान फरामोश बताकर जंगी से कहता है कि अपनी बेटी से दूर हटो। जंगी शॉक होती है कि ये उसकी बेटी है, पर सू हयून उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी से अपने बारे में सब कुछ डिलीट कर दिया है, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो और अब तुम्हें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। सेंगुन सू हयून के कंधे पर शूट करता है क्योंकि उसी की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया था, पर बदले में जंगी उसी की गन से उसको शूट कर देती है। सेंगुन लड़ाई जारी रखता है, लेकिन खिड़की पर अपना रिफ्लेक्शन देखकर एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि गन शॉट की वजह से उसके एंड्रॉइड होने का सच सामने आ जाता है। सू हयून उसको चेयरमैन के हाथ की कठपुतली बताती है, जिसकी वजह से सेंगुन पागल ही हो जाता है। अब वो अपने एंड्रॉइड बॉडी के स्किल्स को एक्टिवेट कर सकता है। फिर जंगी और सेंगुन की घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच सेंगुन जंगी को खिड़की से बाहर धकेल देता है। जंगी गिरने की एक्टिंग करती है, लेकिन दूसरी खिड़की से रेंगकर वो अंदर आ जाती है। इतने में दूसरी ट्रेन में कई सिक्योरिटी रोबोट्स आते हैं और अपनी ट्रेन को इस ट्रेन से अटैच करके खिड़की के जरिए एक एक करके अंदर आने लगते हैं, लेकिन जंगी उन सभी को हरा देती है। सेंगुन जंगी को एक हुक से पकड़ लेता है। अपनी माँ को मुसीबत में देखकर सू हयून रोबोट पर अटैक करती है और रोबोट सू हयून को धक्का दे देता है। अब जंगी भी बहुत एग्रेसिव हो जाती है और सभी रोबोट्स को खत्म कर देती है। वो सेंगुन को ट्रेन से बाहर धक्का देती है, लेकिन वो हुक पकड़कर अंदर आ जाता है और दोनों की खूब लड़ाई होती है। ट्रेन सिटी में पहुंचती है, लेकिन दोनों ट्रेन के हिलने से रेल ट्रैक हिलने लगता है। फिर सू हयून एक हुक से अपनी माँ को दूसरी ट्रेन से अपनी ट्रेन में लेके आ जाती है और दूसरी ट्रेन पटरी से गिर जाती है और सेंगुन उसे गिरती हुई ट्रेन में फंसा होता है। आखिर एक पहाड़ी इलाके में ट्रेन रुकती है। जंगी सू हयून के घाव से बुलेट निकालना चाहती है, लेकिन तभी पुलिस कार्स की आवाज आ जाती है। सू हयून कहती है कि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, तुम बाहर जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इस बार तुम अपनी बेटी की फिक्र करने के बजाय अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। जंगी पहले तो नहीं मानती, लेकिन फिर सू हयून का प्लान स्वीकार कर ही लेती है। जाने से पहले वो सू हयून को कसकर गले लगाती है और उसी तरह सू हयून को प्यार करती है जैसे बचपन में किया करती थी। सू हयून उसे गुड लक कहती है और अपनी जिंदगी में एक अच्छा काम करने की खुशी के साथ वो उस जगह पर मर जाती है। फिर जंगी ह्यूमन से दूर पहाड़ों के बीच भागती है जहाँ ह्यूमंस उसका इस्तेमाल न कर पाए। अब वो एकदम आजाद है और बिना डर के अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें लोग बच्चे पैदा नहीं करते बल्कि बच्चों को बनाया जाता है और फिर कैसे वो बच्चे अर्थ को बचाते हैं आप देखिए इस मूवी में। तो मूवी का नाम है बियॉन्ड द ट्रैक। जस्ट क्लिक ऑन द वीडियो एंड एंजॉय। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।